हाय एवरीवन, मैं रोहन यादव आप सभी का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। और आज मैं आप लोगों से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर बातचीत करने वाला हूं। हालांकि दिसंबर 2013, सितंबर 2013, जून 2013 यानी 2013 में जो है 3 बार परीक्षाएं हुई थी यूजीसी नेट की। तो एक जून में हुआ था, एक सितंबर में हुआ था और एक दिसंबर में हुआ था। यहाँ जो आप प्रश्न पत्र देख रहे हैं, ये प्रश्न पत्र है जून 2013 का सेकंड समाज कार्य प्रश्न पत्र। इस पर हम बातचीत करेंगे। ये पीडीएफ मैं आप लोगों को सेव कर दूंगा और आपको यहाँ पे प्रोवाइड भी करा दूंगा। आपको बता दूं कि मैं अपने यूट्यूब चैनल पर समाज कार्य के संबंध में आप लोगों का एक नई क्लास स्टार्ट कर रहा हूं। और कल है 1 दिसंबर, यानी 1 दिसंबर से आप सभी का जो है एक नया बैच स्टार्ट हो रहा है। उस बैच का नाम है ESIC प्लस में DSSB सोशल वेलफेयर का। बेसिकली अगर हम बात करें तो 5/12/2013 को, यानी 5 दिसंबर 2023 से ये फॉर्म भरा जाएगा। और जो लास्ट डेट है एप्लीकेशन का या अप्लाई का, वह है 3 जनवरी 2024। 3 जनवरी 2024 तक ये फॉर्म भरा जाएगा। हालांकि अभी DSSB का फॉर्म नहीं भरा जा रहा है, ठीक है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि DSSB की क्लासेस और ESI की क्लासेस चलाई जा रही है आप लोगों के लिए। और यहाँ आप लोगों को कॉम्बो के रूप में प्रोवाइड कराया जाएगा सारी चीज़ें। तो मैंने आप सभी के लिए बेसिकली अगर हम बात करें तो इसकी जो फीस हमने रखा है दोनों का, वो 2500 रुपये, या अब की जो है ये 2500 रुपये में आप लोगों को ये प्रोवाइड कराई जाएगी। तो दोनों क्लासेस, ये ऑफ़र है बेसिकली। और ये ऑफ़र केवल 30 नवंबर यानी आज के लिए है, ठीक है। देखिए, ये दोनों क्लासेस आपको दी जा रही है, ESIC की भी और DSSB की भी, ठीक है। दोनों क्लासेस दी जा रही है आपको 2500 रुपये में, ठीक है, मेडिकल सोशल वर्क की। अधिक जानकारी अगर आपको इसमें चाहिए समाज कार्य में, तो आप, मेरा नंबर है 8506031308 पर आप मुझसे जो है कॉल करके संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। केवल आज के लिए मैंने ये ऑफ़र निकाला है। ESIC की और DSSB की जो वैकेंसी है उसमें 2500 रुपये में आपको प्रोवाइड कराई जा रही है। आपकी क्लासेस कल स्टार्ट होगी। कल क्लासेस जो स्टार्ट होने वाली है, जैसे कि आप देख रहे हैं, वेलफेयर ऑफिसर और प्रोविजनल ऑफिसर और प्रिजन वेलफेयर ऑफिसर, ठीक है। 801/23 यानी 80 सीटों की वैकेंसी निकाली गई है DSSB में, ठीक है। इसकी क्लासेस मैं जो है आप लोगों को प्रोवाइड करा रहा हूँ। बेसिकली आपको पता है कि जो मास्टर डिग्री इन सोशल वर्क में है, जो मास्टर डिग्री इन सोशोलॉजी में है, जो मास्टर डिग्री में इन क्रिमिनोलॉजी में है, इन तीनों टॉपिक से आप लोगों के जो है प्रश्न पूछे जाएंगे। आपको बता दूं, ये कल की हमारा जो है क्लास का ये आप कंटेंट देख सकते हैं। समाजशास्त्र पर हम लोग बात करेंगे, थोड़ा सा अर्थ परिभाषा, विषय क्षेत्र, औद्योगिक क्रांति, फ्रांस की क्रांति, ठीक है। सामाजिक विज्ञानों के साथ संबंध, उसकी जो पद्धतियां हैं उस पर जिक्र करेंगे। फिर उसके बाद समाज कार्य की अवधारणा पर बात करेंगे, उद्देश्य क्या है, कितने प्रकार है। फिर उसके समाज कार्य में व्यवसाय समाज कार्य की अवधारणा क्या है, फिर कंपोनेंट क्या है, इसके क्षेत्र क्या है, उसकी विशेषताएं क्या है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, इन पर भी बात करेंगे। फिर समाज कार्य पर, फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे अपराध शास्त्र पर, क्रिमिनोलॉजी पर। उसके टाइप है, उसकी परिभाषा, अर्थ, महत्व, कितने चरण है, विशेषताएं, मुख्य कारण और उसकी उत्पत्ति, ये सभी पर हम लोग जो है कल बातचीत करने वाले हैं, ठीक है। तो ये टॉपिक है हमारा। बेसिकली मैंने ये पीडीएफ आप लोगों के लिए बना दिया है। अभी आप लोगों के ये ग्रुप में मैं भेज दूंगा, जो ग्रुप ESIC का प्लस में DSSB की जो क्लासेस चलाई जा रही, जो ग्रुप बनाया गया है, उसमें आप लोगों को ये प्रोवाइड करा दिया जाएगा, ठीक है। तो आप सबको अगर क्लासेस यहाँ पे परचेज़ करना चाहते हैं समाज कार्य की ऑनलाइन क्लासेस में, तो 8506031308 जो है ये आपका नंबर है। आप इस पे संपर्क कर सकते हो, या तो डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो आपको पूरी इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगी, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं थोड़ा सा प्रश्नों पर। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में निम्नतम बाल लिंग अनुपात है? तो निम्नतम बेसिकली ये 2013 का है, तो उस हिसाब पे अगर बात करें तो पंजाब आपका यहाँ पे करेक्ट जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो जाएगा वो D आपका यहाँ पे करेक्ट माना जाएगा, ठीक है। आपको बता दूं कि ये प्रश्न
मेडिकल सोशल वर्क में, चाहे ESI हो चाहे DSSB हो, उनमें ये प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन से समाजकार्य का व्यावसायिक दृष्टिकोण नहीं है? तो सही जवाब होगा नागरिक के रूप में सेवार्थी नहीं है, बल्कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है कि पश्चाताप के किसी भाव के बगैर बार बार अपराध करने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, ये अपराध शास्त्र के अंतर्गत भी आप इस प्रश्न को रख सकते हैं। ये बेसिकली किस चीज़ को रिलेट कराता है? क्वेश्चन नंबर थर्ड, तो बेसिकली ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी, पुनरावृत्तिवाद, यानी एक प्रकार से अपराध व्यसन का पार्ट बनता है, और ऑप्शन आपका डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल हमारे सामने है कि क्वेश्चन नंबर 4 में कि निम्नलिखित में से किसी राष्ट्रीय आपदा हरासीकरण दशक माना जाता है? क्वेश्चन नंबर 4, ये बेसिकली ऑप्शन नंबर बी 1990 जो कथन है, यह स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2005 में। क्वेश्चन नंबर 6 है, लिखित और दृष्टिगत सामग्री जिसे प्राथमिक रूप से यौन सुख के लिए पढ़ा और देखा जा सकता है उसे हम क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 6 में सही जवाब होगा अश्लील चित्र कह सकते हो या इसे साहित्य कह सकते हो, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, रोल प्लेइंग की अवधारणा किसने प्रारंभ की थी? क्वेश्चन नंबर 7 में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे GH मीड का नाम आएगा, ऑप्शन नंबर बी। नकारात्मक पुनर्बलन किस ओर प्रवृत्त करता है? क्वेश्चन नंबर 8 हमारे सामने है, ये बेसिकली वांछित अनुक्रिया को समाप्त कर देने में ये बेसिकली पुनर्बलन नकारात्मकता को दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि 12 वर्षीय असद को यह कहने की ज़रूरत नहीं थी कि वह अपनी परीक्षा में फेल हो गया। घर लौटने पर अपने पिता के चेहरे के भाव और उसकी मुद्रा को वो अनुमान लगा सकेगा कि उसकी परीक्षा परिणाम क्या है। तो यह कथन किस उदाहरण का माना जाएगा? क्वेश्चन नंबर 9 होगा, तो सही जवाब इसका जो माना जाएगा वो आवाचिक संप्रेषण माना जाता है। इसी को हम लोग गैर मौखिक संचार भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, जब कार्य की निरक्षता कर्मचारियों को व्यापक प्रकार की ड्यूटी देने से कम हो जाती है तो यह क्या कहलाती है? क्वेश्चन नंबर 10, तो सही जवाब हो जाएगा जॉब क्रमावर्तन, जिसको हम लोग बोलते हैं रोटेशन। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। NICP का तात्पर्य क्या हो सकता है? तो सही जवाब इसका बताना है क्वेश्चन नंबर 11 का अगर हम बात करते हैं तो आप कह सकते हो कि नेशनल इनिशिएटिव फॉर चाइल्ड प्रोटेक्शन, यानी बाल संरक्षण के लिए राष्ट्रीय पहल आप बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल हमारे सामने है कि निम्नलिखित में से एक तकनीक पैराफ्रेज के अंतर्गत नहीं आती है, वह कौन सी टेक्निक है? तो बेसिकली यहाँ पर अगर हम बात करें खुले सिरे का प्रश्न, जिसको ओपन एंडेड क्वेश्चन कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है कि निर्दिष्ट जनसंख्याओं में स्वास्थ्य संबंधित स्थितियों और घटनाओं के वितरण और निर्धारकों का अध्ययन और इस अध्ययन का स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का नियंत्रित करने में प्रयुक्त करना क्या कहलाता है? क्वेश्चन नंबर 13, सही जवाब इसका माना जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी व्यापक रोग विज्ञान। इसे हम लोग महामारी विज्ञान के नाम से भी जानते हैं। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 की भूमिका का दायित्व निभाने या निभाने में कठिनाई महसूस करने को क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 14, तो यह बेसिकली भूमिका के लिए परिश्रम होता है। क्वेश्चन नंबर 14 का यहाँ जो भूमिका परिश्रम है ये बेसिकली भूमिका तनाव को भी रिप्रेजेंट करता है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15, सामाजिक नीति का मॉडल जिसे अवशेष कल्याण, जिसको हम रेसिडुअल वेलफेयर कहते हैं, इसका प्रतिपादन किसने किया है? तो अवशिष्ट कल्याण नामक आपने सामाजिक नीति का मॉडल मैंने कल ही की क्लास में बताया था, तो रिचर्ड टिटमस का नाम आता है सन 1774। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, कल्याण एजेंसी के विभिन्न भागों को अंतः संबंधित करने वाली गतिविधियां या क्रिया जिससे कि एजेंसी समग्र रूप से कार्य कर सके क्या कहलाती है? क्वेश्चन नंबर 16, सही जवाब हो जाएगा समन्वय, यानी ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? स्टेटमेंट आपको ढूंढना है इसमें और उस कथन को सही के रूप में दर्शाना है। विश्वसनीयता वैधता को सुनिश्चित करती है, गलत है। वैधता विश्वसनीयता को सुनिश्चित करती है, ये भी गलत है। विश्वसनीयता वस्तुपरकता पर निर्भर नहीं करती, ये भी गलत है। विश्वसनीयता यहाँ पे हमें सही ढूंढना है, तो विश्वसनीयता और वैधता एक दूसरे के स्वतंत्र है। यहाँ ऑप्शन नंबर डी 17 का सही माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर बात करेंगे 18 को लेकर। 18 का क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, परिवार का जन्म परिवार प्रजनन परिवार किसने विभाजित किया है?
ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करते हैं, परिवार को अभिविन्यास का परिवार भी कहा जाता है, जन्म परिवार को, और प्रजनन परिवार को अगर हम बात करते हैं तो प्रजनन परिवार ही कहते हैं। इसको किसने डिफाइन किया है? तो रॉबर्टसन ने किया है, ऑप्शन नंबर सी। अपराधी परिवीक्षा अधिनियम 1958 आता है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। दो चरों के बीच साहचर्य की मजबूती को क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 20 सही जवाब आपको ढूंढना है, तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, कोरिलेशन, सह संबंध होता है जब दो चरों के बीच के साहचर्य को मजबूती प्रदान करते हैं। तो स्वतंत्र चर को निम्नलिखित में से भी और एक नाम से जाना जाता है, वह कौन सा है? तो उसे ही हम लोग प्राक्सूचक कहते हैं या भविष्यवक्ता चर भी कहते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं? भविष्य वक्ता वेरिएबल भी कहते हैं और प्राक्सूचक भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 जिस अनुसंधान अभिकल्प यानी डिजाइन में चरों के बीच संबंध की पहचान की चेष्टा की जाती है वो डिजाइन क्या कहलाती है? क्वेश्चन नंबर 22 सही जवाब इसका माना जाएगा एक्सपेरिमेंटल डिजाइन, जिसको प्रायोगिक अभिकल्प कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि 102302340 और 5 का माध्य क्या होगा? इन सब को प्लस करके जब आप आइडेंटिफाई करेंगे तो आपको आंसर निकल के आएगा 2, यानी ऑप्शन नंबर बी। यानी सबको प्लस करके जितनी संख्या दी गई है उसमें उससे आपको डिवाइड कर देना है तो आपको 2 मिलेगा। बात करते हैं टोटल करेंगे प्लस तो 18 होगा, और उसके बाद आप करेंगे तो 9 होगा। ऑप्ली में देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, अच्छा 11 हो रहा है, 22 होगा। फिर यहाँ पे 11 हो रहा है, इसको ऐड करिए, 3 3 3 6 6 2 8 8 3 11 11 और 4 आपका 15 15 2 आपका 17 17 5 आपका 22। तो आप काटेंगे तो आंसर 2 आएगा, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर होगा। ये माध्य निकालने का तरीका है। क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करते हैं 24 संस्थानिक पुनः वितरणी मॉडल किससे संबंधित हो सकता है? क्वेश्चन नंबर 24 तो सही जवाब होगा कल्याणकारी राज्य से रिलेटेड है, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। वहीं हम बात करते हैं अगले सवाल की तरफ। तो अगला सवाल हमारे सामने है कि जीवन सूचकांक की भौतिक गुणवत्ता PQLI किससे संबंधित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी DM मॉरिशस, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। जेंडर संबंधित विकास सूचकांक का प्रयोग किसने किया था? क्वेश्चन नंबर 26 सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर आपका मानव विकास रिपोर्ट, यानी ऑप्शन नंबर सी। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 27 के बारे में, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? हमें बताना है उनमें से कौन सा सही नहीं है। तो प्रयोगात्मक रूप से स्थापित है, देखिए यहाँ पर बेसिकली वैज्ञानिक सत्य बन जाती है ना, धारणा वैज्ञानिक सत्य बन जाती है, और ये पूछा कि कौन से गलत है, तो ये बेसिकली ऑप्शन नंबर पहला ही करेक्ट हो जाएगा आपका। 28 व्यवहार्यता परिकल्पना में से जो सुस्पष्ट रूप से इंगित करता है उसे अस्वीकार करने की प्रकल्पनात्मक या हेत्वाश्रित कथन क्या कहलाता है? क्वेश्चन नंबर 28 सही जवाब इसका माना जाएगा शून्य परिकल्पना, यानी नल हाइपोथेसिस। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 के बारे में। परिवर्णी शब्द जिसको बीमारू कहते हैं, ये BIMARU कौन से राज्य को निरूपित कर रहा होता है? तो यह सही जवाब हो जाएगा बिहार है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है और यूपी, ऑप्शन नंबर ए रिलेट कराता है। क्वेश्चन नंबर 30 शासन में जवाबदेहिता किसका संकेत करती है? बहुत ही आसान सा सवाल आ गया है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नेता, सरकार, लोक संगठनों को जवाबदेहिता ठहराने की नागरिकों की योग्यता को बताता है। देखिए इसके प्रश्न का जवाब अगर हम बात करें तो आपको किसी किताबों वगैरह में नहीं मिलेंगे, ये प्रीवियस टाइम के क्वेश्चन पेपर हैं। उस समय मैं आप लोगों को बता दूं कि क्या क्या प्रश्न पूछे गए थे, उसके उत्तर को मैं आप लोगों को यहाँ पर बता रहा हूँ। ये PDF ऐसे ही मैं आपको सेव करके सेंड कर दूंगा ताकि आप क्वेश्चन को पढ़ें और उसका उत्तर भी जान सकें। कांच जो है छतगिरी, जिसको ग्लास सीलिंग कहते हैं, ये बेसिकली डिनोट होता है पारदर्शी अवरोध जिसका महिलाओं को उच्च स्तर पर संगठनों तक पदोन्नति पाने के समय सामना करना पड़ता है। इसको हम ग्लास सीलिंग कहते हैं, पारदर्शिता अवरोध है ना, ये शब्द याद रखिए, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। महिलाओं के परिप्रेक्ष्य में पीत क्रांति क्या है? पीत क्रांति किससे संबंधित है? इसी को हम लोग पीली क्रांति के नाम से भी जानते हैं, और पीली क्रांति जो रिलेट कराती है वो तिलहन के उत्पादन से, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट मान लिया जाएगा। वहीं बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33 के बारे में। जैविक अवधरण एक प्रक्रिया है, ठीक है, अवधरण एक प्रक्रिया है। इस शब्द को अगर हम रिलेट कराते हैं तो जब कुछ मिश्रण पारिस्थितिकीय व्यवस्था में बिल्कुल अपरिवर्तित रूप से रह जाता है या अपरिवर्तित रूप में रह जाते हैं क्योंकि वे परभक्षी वृत्ति के कारण एक दूसरे जीव में चले जाते हैं, इसलिए जैविकी अवर्धन की प्रक्रिया जो होती है ऑप्शन नंबर ए रिलेट कराती है। वहीं बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। अगर अगला सवाल हमारे सामने है क्वेश्चन नंबर 34, ये आपको सम्मिलित करना है। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो ये हमारे सामने सम्मिलित होगा। प्रजनन अगर हम स्वास्थ्य की बात करेंगे तो ये आपका माँ का
माँ और बच्चा, प्रजनन बाल स्वास्थ्य पर बात होगा, माँ और बच्चा। वहीं अगर हम लोग बात करते हैं राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम को लेकर, तो ये ग्राम स्तर पर रोजगार। उत्तर अभिघातज तनाव विकार, ये डिनोट करता है आपका अभिघातक यानी ट्रॉमा को। और पुलिस शोध एवं विकास ब्यूरो यानी पुलिस शोध को। ऑप्शन नंबर अगर आप देखेंगे तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। वहीं बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 35 के बारे में। 35 भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ हमें हमें जो है क्रम के रूप में दर्शाना है। औद्योगिक विवाद अधिनियम अस्थायी के रूप में है तो 1946 हमारे सामने देखने को मिलता है। औद्योगिक विवाद अधिनियम की बात करेंगे तो 1947 हमें देखने को मिलता है। उसके बाद भारतीय मजदूर संघ अधिनियम की बात करेंगे तो 1926 देखने को मिलता है। रोजगार कार्यालय अनिवार्य अधिसूचना अधिनियम की बात करते हैं हम लोग तो 1959 देखने को मिलता है। तो सही जवाब इस क्वेश्चन का अगर हम बात करते हैं तो ऑप्शन अगर हम मैच करेंगे तो वह आपका ए बन जाएगा। यानी आप देख सकते हैं सबसे पहले 1926 आया हुआ है, ठीक है, यानी दूसरा आपका पहले ऑप्शन में ये आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बात करते हैं अगले सवाल की तरफ। यहाँ सहभागी यानी जो है पीआरए की बात है। सहभागी ग्रामीण मूल्यांकन अप्रेजल की प्रक्रिया में निम्नलिखित सोपान के अंतर्गत हमें रखना होगा, ठीक है। ये कौन कौन से सोपान हो सकते हैं? नंबर 1 पर जो आता है वो प्रारंभिक संपर्क आता है। नंबर 2 पे संबंध को बनाना। नंबर 3 पे उपकरणों का जो है उपयोग करना। और नंबर 4 पे अगर हम लोग बात करते हैं तो रिपोर्ट को तैयार करना। नंबर 5 पे 5 ही रहेगा अर्जित, और नंबर 6 पे 6 ही रहेगा। तो इस हिसाब से देखा जाए 36 का ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। वहीं अगर हम बात करते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल हमारे सामने बाल विवाह निरोध अधिनियम 2006, गर्भ का चिकित्सकीय समापन अधिनियम 1971, हिंदू विवाह अधिनियम 1955, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961। इस हिसाब से अगर देखा जाए, अगर आप इसको सम्मिलित करेंगे तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। पहले नंबर पे 2006 आ रहा है, फिर तीसरे पे 1955 आ रहा है, चौथे पे आप देखेंगे तो 1900 आपका 4 जो 1961 आ रहा है, और उसके बाद दूसरा जो है 1971 आ रहा है। ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, बंदी गृह सुरक्षात्मक संस्था है जिसका उद्देश्य अपराधियों को सुधारना होता है। क्या इस बात से आप सहमत हैं? मैं कहूँगा कि आप लोग सहमत रहिएगा और ये आपका करेक्ट जवाब होगा। बंदी गृह समाज की सुरक्षा करने के लिए अपराधियों को अलग करता है। बिल्कुल ये भी बात सत्य है, परंतु इसकी व्याख्या नहीं है, इसलिए मैं कहूँगा कि ऑप्शन नंबर आप डी को लगाइए। क्वेश्चन नंबर 39 की बात करते हैं। यहाँ पे हमें सम्मिलित करना है, यहाँ पर हमको सम्मिलित करना है। तो अगर मैं अंतर्राष्ट्रीय युवा वर्ष की बात करूँगा तो 1985 डिनोट होगा। अंतर्राष्ट्रीय लघु ऋण वर्ष की बात अगर हम लोग करेंगे तो ये 1950 डिनोट होगा। मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम की बात करेंगे तो 1957 डिनोट होगा। योजना आयोग की बात करेंगे तो 1950 डिनोट होगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं जो है ऑप्शन जो रिलेट हो रहा है वह कौन कौन से हो रहा है। तो ये आपका पहले का एक गया है, ठीक है। दूसरे का अगर हम बात करेंगे तो 1950 है, ठीक है। 2005 होगा, नहीं तो 1950 नहीं 2005 होगा। ये 2005 है, ठीक है। ये 2005 है, यानी पहले का 5 गया है, दूसरे का 1 गया है, तीसरे का 4 गया है, और चौथे का जो है 1950 गया है, यानी ये दूसरा गया है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं 5 1 4 3, 5 1 4 4 2 सॉरी 3 नहीं है, ठीक है, 3 नहीं है, यहाँ पे 2 है, ठीक है। योजना आयोग वाला ये जो है 50 है। तो आपका ऑप्शन नंबर जो जा रहा है वो आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। अगला सवाल की तरफ बढ़ेंगे। अगला सवाल हमारे सामने ये है 40 नंबर का कि विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है। विश्व उपभोक्ता दिवस बेसिकली 15 मार्च को मनाया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है तो ये 8 सितंबर को मनाया जाता है। और विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस की बात अगर हम लोग करेंगे तो ये 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। और संयुक्त राष्ट्र दिवस की बात अगर हम लोग करेंगे तो ये आपको 24 अक्टूबर को मनाया जाता है, 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो आप ईजिली देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर कौन सा जो है रिलेट हो रहा है मैच, तो ऑप्शन नंबर ए रिलेट हो रहा है। नेक्स्ट बात करेंगे मुखावस्था कोई करेक्शन का, और सिगमंड फ्राइड की अवस्थाओं को डिनोट किया गया है, ठीक है। ये आपको बताना है। मुखा अवस्था जो डिनोट होगा वो विश्वास बनाम अविश्वास को, गुदावस्था जो डिनोट होगा वह स्वायत्तता वर्सेस श्रम एवं संयम का, और जनांगी अवस्था की बात करेंगे तो यह पहल एवं अपराध बोध को, अव्यक्तता अवस्था जो होगा वो उद्योग वर्सेस हीनता को। सही जवाब जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट माना जाएगा। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 42 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 42 के बारे में, उत्कृष्ट प्रयासों के बावजूद सर्व शिक्षा अभियान वांछित साक्षरता दर को प्राप्त करने में असफल रहा है। क्वेश्चन नंबर
42 हमारे सामने है, मैं कहूँगा कि ये स्टेटमेंट करेक्ट है। फिर कहता है कि राजनीतिक इच्छा शक्ति के बिना फल पाए जा सकता है। राजनीतिक इच्छा शक्ति के बिना फल पाए जा सकते हैं। ठीक है, मैं कहूँगा कि ये देखो व्याख्या सही नहीं है। ठीक है, तो ए करेक्ट मान लीजिए केवल। ठीक है, आर को आप गलत के रूप में भी रख सकते हैं, लेकिन ऑप्शन यहाँ पे दिया नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी को देखें, ए सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे करेक्ट रहेगा, है ना। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 43 के बारे में। कह रहा है कि गलकंड का रोग पर्वतीय क्षेत्रों में आम पाया जाता है ना। पहाड़ी इलाकों में बेसिकली घेघा का एक आम बीमारी है जो ये देखने को मिलती है। क्या इस बात से आप सभी लोग सहमत हैं? बिल्कुल यहाँ पर होना चाहिए, ये करेक्ट है। पर्वतीय लोगों के आहार में आयोडीन की मात्रा का अभाव होता है। तो मैं आपसे कहूँगा कि ये भी स्टेटमेंट आप सबके लिए करेक्ट रहेगा, परंतु यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये व्याख्या भी है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं भारत में पारिवारिक संबंध प्रगाढ़ होने के कारण महिलाएं अपने परिवार के लिए त्याग करती हुई पाई जाती हैं। क्या इस बात से आप सभी लोग सहमत हैं? मजबूत पारिवारिक संबंधों के कारण भारत में महिलाएं जो है अपने परिवार के लिए बलिदान देती हैं। तो मैं आपसे कहूँगा कि ये बात करेक्ट है। यह मानसिक अनुकूलन का एक उत्पाद है। मैं कहूँगा ये भी बातें आप लोगों की सत्य है और सही तरीके से व्याख्या, इसलिए ऑप्शन नंबर आप ए को चुनाव करें। क्वेश्चन नंबर 45, आपदा प्रभावित जनसंख्या अपनी भावनात्मक एवं मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं को अपनाने के खुद के संसाधनों के संभाल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, तो मैं आप लोगों से कहूँगा कि इस स्टेटमेंट को आप लोग करेक्ट करिए। फिर कहता है कि शक्तिशाली सामाजिक सांस्कृतिक परंपराएं ऐसी स्थितियों में मजबूत अवलंबन होती है। ये भी बातें करेक्ट है, इसलिए मैं कहूँगा इसकी व्याख्या भी है। ऑप्शन नंबर आप सी को लगा दीजिए। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। हम सभी लोग जो है गद्यांश पर, गद्यांश के बारे में भी मैंने आप लोगों से बता रखा है, इसके लगाने के तरीके और ट्रिक भी बता रखा है। या तो आप गद्यांश को पूरी तरीके से पढ़ें तो जाके आप उसके आंसर को बता सकते हैं। ठीक है, फिर भी हम एक बार प्रयास करते हैं, ट्रिक का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली अगर हम बात करें, देखिए अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा को लेकर अधिनियम 2009 में समस्त बच्चों को अधिकार की गारंटी देता है। तो बेसिकली 6 से 14 वर्ष के बच्चे होंगे और ये बात आप सबको पता है। ठीक है, मैंने कई बार पढ़ा रखा है इसके बारे में। 6 से 18 जो आता है RPWD एक्ट में आता है, इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद प्रारंभिक शिक्षा किन सेवाओं और प्राध्यापकों को अपनी जाति प्रणाली के साथ बहुमुखी पिचास बन गई है ना। ये क्वेश्चन नंबर 47 हमारे सामने है। इसका सही जवाब जो जाएगा वो बेसिकली ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट मान लिया जाएगा। ठीक है, वहीं बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 48 के बारे में। 48 नंबर का जो सवाल हमारे सामने आ रहा है, तेजी से बढ़ता मध्यम वर्ग के लिए अपने बच्चों को निजी स्कूलों में भेजना पसंद करता है, क्योंकि अगर आप गद्यांश पढ़ेंगे तो ये मिलेगा पॉइंट, वो ज़्यादा गुणात्मक शिक्षा को प्रदान करते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 की बात करते हैं अगर हम लोग, तो प्रारंभिक शिक्षा के कथित लक्ष्य बच्चों को क्या प्रदान करता है। तो सही जवाब यहाँ पे बेसिकली स्वतंत्र हो गया, मननशील हो गया, सृजनात्मक हो गया, मनुष्य बनने के लिए ज्ञान और कौशल और गुण हो गया। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 की बात करते हैं। बाल निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 बेसिकली RTE दिया गया है, तो अधिदेश किसको रिप्रेजेंट करता है। क्वेश्चन नंबर 50, तो सही जवाब यहाँ पर बेसिकली प्रतिवर्ष अध्यापन घंटों को निश्चित संख्या में, जो कि केवल और केवल ऑप्शन ए ही करेक्ट जाएगा, बाकी ऑप्शन यहाँ पे गलत है। ठीक है, तो ये तो बेसिकली मैंने आपको बता दिया। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके उत्तर भी मिल जाएंगे नीचे, मैंने यहाँ पे आंसर की भी आपको नीचे मेंशन किया है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। आगे देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे जो पेपर अब ओपन हो रहा है, 2012 का क्वेश्चन ओपन हो रहा है बेसिकली। ठीक है, यहाँ देखते हैं हम लोग क्या है ये। ठीक है, ये 2012 का क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, ये बेसिकली थर्ड पेपर है। ये कौन सा पेपर है? थर्ड पेपर है। इन पर मैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में जिक्र करूँगा। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने जो देखा है, इस चीज़ को मैं एक बार फिर से रिपीट कर देना चाहता हूँ। UGC नेट का समाजकारी का हल प्रश्न पत्र था ये द्वितीय, जो जून 2013 में पूछा गया था। जून 2013 में जो पूछा गया था, उन्हीं पर मैंने आप लोगों से बात किया है। सेकंड प्रश्न पत्रों पर मैंने बात किया है। यदि आप ESIC प्लस में DSSB की क्लासेस लेना चाहते हैं, तो इसके लिए मात्र अगर हम बात करें 2500 रुपये में आज की डेट में आप लोगों को प्रोवाइड कराई जा रही है। इसकी जो फीस है 8506031308 पर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो या व्हाट्सअप कर सकते हो। इसके बारे में आप संपूर्ण जानकारी भी प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही।